डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है ना, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स का है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ना 2021-22 का क्लास 9th का एक पेपर लेकर आया हूँ। और ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पीवाई क्यू क्वेश्चन करने हैं। तो इस पेपर में से आप देखो कि आपको कितना आता है। बाकी पूरा पेपर जो आपके इस बार जो सिलेबस है ना, उसमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। मतलब जो आपकी न्यू बुक्स वगैरह 9th की आई है ना, उसी के हिसाब से। ठीक है। बाकी अगर कोई और स्टेट का बच्चा देख रहा है दिल्ली के अलावा, तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह है अब, है ना। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल सब देख सकते हैं। और आप ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं नहीं आते। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले एमसीक्यू वगैरह नहीं थे, तो ये पुराना पेपर है, लेकिन हम करेंगे इसे, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल हो जाए तो रेडियस कितनी निकलेगी। हिंदी में कह रहा है कि गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाए तो गोले की त्रिज्या कितनी निकलेगी। देखिए, जो बात बोली है ना, वही फॉर्मूला आप लिख दो। यहाँ लिखा है गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इससे बोले दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल बोले हैं इसने, तो आप देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्योंकि इसने बोला कि गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है। और क्योंकि एक ही गोला है, उसी के आयतन और उसी के एरिया की बात हो रही, तो रेडियस सेम होगी, पर रेडियस की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ बचा क्या, आर की 3, तो आर को 3 बार लिख लिया, अपॉन में 3, यहाँ पे आर को 2 बार लिख लिया, अपॉन में 1 लगा लिया। देखो, 1 2 आर यहाँ कट गए। अब यहाँ क्या बचा, आर अपॉन में 3 इजिकल टू 1 बचा। तो आर की वैल्यू कितने की, 3 1 जा 3, आर इजिकल टू 3 आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, यहाँ पे कह रहे अगर पी एक्स की वैल्यू ये वाली है तो आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे ध्यान से देखना। तो हमें पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, x² प्लस 3x-2। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा ना, तो आपको 2 और -2 को पहले अलग अलग सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, जहाँ x है वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 की पावर 2 है तो 2 2 4 हो गया, 3 2 6 हो गया, -2 4 6 10 होता है, और 10 में से 2 का बच्चा 8 आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस का 2 पुट करना है। आप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप वैसे शीट पे नीचे नीचे करेंगे, ठीक है, नहीं तो इधर रफ माना जाता है। ठीक है, माइनस का 2 पुट करेंगे, तो जहां x है ना, वहां पे आपको माइनस का 2 पुट कर देना है। ठीक है, अब देखो, -2 के ऊपर 2 है, इनकी इवन पावर है, 4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 6 हो गया, माइनस का 2। अब देखो, 4 6 और 8 2 कितने हो गए, -8। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। जब एक प्लस का एक माइनस का हमेशा घटाते हैं, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो हमने दोनों निकाल दिए। अब इसने क्या बोला है, आपको ये सॉल्व करना है। अब ये उतार लो, P2 या नाव लिख दो। अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया तो ये भी नहीं है कि टीचर के मदद से रफ मानूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पर माइनस पी ब्रैकेट -2, तो पी की वैल्यू 2 कितनी है, 8। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाली, -4 ब्रैकेट लगाती क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, 8। अब माइनस माइनस क्या होता है, ब्रैकेट रूल पता है ना आपको, जब ब्रैकेट लगा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 12 आंसर आ गया। ठीक है, देखो, मैं करे कराए नहीं दिखा रहा, आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है कि पहले खुद ट्राई करना है, फिर अपने आंसर मैच करने हैं, तभी फायदा है ना। नहीं तो आप अगर देखते रहोगे तो फिर उसका इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप खुद करोगे, फिर मैच करोगे ना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, ये कह रहा है प्रूव करिए
जो डायगोनल होती है ना पैरेललोग्राम की, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग करना है। आपको पैरेललोग्राम बोला है, आपको पैरेललोग्राम बोला है, तो आपने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको उसे छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको दिया है लिखना है। दिया है, क्या लिखा है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेंगे हम ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने क्या मान लिया? डायगोनल। तो यहाँ लिख देंगे तथा ए सी एक विकर्ण है। ए सी एक विकर्ण है, ये भी हमें दे रखा है। एंड ए सी इज डायगोनल, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है? इसने बोला कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ए बी डी या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी का। इंग्लिश में टू प्रूफ, हिंदी में लिखते हैं सिद्ध करना है। देखो, फिगर बनी नहीं है, हमें खुद बनानी है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर इन्होंने बोला है अब आप प्रूफ करिए, तो हम इसे प्रूफ करेंगे। हिंदी में उपपत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इन दो ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट कर देना है। इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो आप सोचिए, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। आप इसको साइड से भी कर सकते हैं या आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। तो हम यहाँ कर रहे हैं साइड से। ए भी बराबर होगा सी डी के, ये साइड इसके बराबर होगी, ऐसे ये साइड इसके बराबर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे सेम लिख देंगे। हिंदी में लिख देंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की बराबर भुजाएं हैं, या इतना लिख देना समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। विपरीत भुजाएं क्या है? विपरीत भुजाएं। यहाँ पर भी सेम लिखना है, यहाँ पर भी सेम लिखना है। और तीसरी चीज बताइए, अगर ये लाइन ना होती, जो ट्रायंगल ना बनते, तो इसलिए ए सी बराबर क्या आ गया? ए सी। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन बोलते हैं। यहाँ पर ये सेम उतारना है, ठीक है। हिंदी में इसे ओबेनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और तीन चीजें बता दी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन से ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों? एस 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 रूल से हो गए, ठीक है। एस 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 रूल, हिंदी में एस 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 नियम द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये करिए। यहां कह रहे हैं कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल है ना, जो चतुर्भुज है, उसके एंगल की रेशियो दे रखी है और सबसे छोटा आपसे कोण निकालने के लिए कहा गया है। देखिए, कभी कभी ना 3 दे देता है और चौथे की वैल्यू दे देता है। तो जो रेशियो में है ना, उसी को के या एक्स मान के अलग करना, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुन लो। जो रेशियो में उसको के एक्स मान लेना, जैसे हमें इसमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल की रेशियो दे रखी है 3:5:9:13 दे रखी है। तो ए कितने का हो गया? 3 के। बी कितने का हो गया? 5 के। सी कितने का हो गया? 9 के। डी कितने का हो गया? 13 के। अब आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल का टोटल 360 होता है। तो आप 3 के प्लस
5k प्लस 9k प्लस 13k इज इक्वल टू 360 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि चारों का टोटल 360 होता है। अब टोटल कीजिए, 13 और 9 कितने हो गए? 22 और 8 कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, 360 को लिखा मैंने, आपको बता दिया कि चारों का टोटल 360 होता है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, k की वैल्यू 12 आ गई। अब चारों एंगल निकाल दो, पर इसने यहाँ पर बोला है कि हमें सबसे छोटा बताना एंगल, तो हमें सारे निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट कौन सा? इनमें से 3 है, 5 है, 9 है, 13? 3 है, यानी कि वो ए की बात कर रहा है, और ए में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी के की, तो यहाँ कितना आगे 36 डिग्री लगा देंगे। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण। ठीक है, इस तरीके से हमने सवाल पूरा यहाँ पे कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 21 रेडियस दे रखी है अर्धगोले की। ये कह रहा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए, टीएस से निकालना हेमिस्फीयर का। ठीक है, आप खुद करते जाइएगा, परफॉर्मेंस मैच कर लेना आंसर। ठीक है, तो देखिए हमें रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा गया टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, हमसे हेमिस्फीयर का टीएस से पूछा है। क्या पूछा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखो, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आएंगे। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है। अब 3 की जगह 3 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, आर की वैल्यू 21 है, 21 मल्टीप्लाई 21 दो बार क्यों लिखा? क्योंकि पावर 2 लगी हुई है। ठीक है, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब 22 3 जा 66 63, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4158 आ जाएगा। अब यूनिट देखो, सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखना, अगर जैसे कभी आंसर दिया होता है रेडियस पूछ लेता है ना, तो अगर स्क्वायर लगा तो वो एरिया दे रखा है, और अगर पावर 3 है तो वो वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन जैसे मैं आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन बन के भी आ रहता है। मैं आपको करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मान लो आपके एग्जाम में टीएस से 4158 आ गया और आपसे रेडियस पूछ लिया, तो अब आपको फॉर्मूला नीचे लिखना है, 3 पाई आर स्क्वायर 4158 है। ठीक है, 58 लिखा। अब फॉर्मूला नीचे लिखा, क्योंकि हो सकता है ना ये आंसर बन के आ जाए और क्वेश्चन आपको दे दे। अगर आप सच में स्कोर करना चाहते हैं ना, तो जो आप आंसर निकालते हैं उसको क्वेश्चन बना के भी अगर करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इतने, उन्हीं को घुमा घुमा के दिए जाते हैं। मेरी बात समझो। अब देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, मैं ये जो हमने आंसर निकाले इसको क्वेश्चन बना के करा रहा हूँ। देखो, जब हमें आंसर दिया तो सामने फॉर्मूला नीचे लिखा, 3 लिखा, पाई की वैल्यू 5/7 लिखी, आर का स्क्वायर लिखा। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा, और 3/1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अब इसको काटना है, जैसे 3 से काटेंगे हम इसे, तो देखो 3 1 जा 3, 1 से 3 से जा 9, ठीक है, 3 हो जाए 15, और 3 8 जा 24 आएगा ना यहाँ पे, है ना। और ये 3 6 जा 18। ओके, अब इसे काटो, किससे काटेगा? 2 से दोबारा काटो, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 9 जा 18, और 2 3 जा 6। अब 11 से काटो, 11 यहाँ पर 6 जा 66। ओके, और यहाँ 3 कैरी हो गए, 11 3 से 33, और अब यहाँ पर हमारे पास 63 और 7 बच रहा है। यहाँ पे पावर 2 लगी है, 63 मल्टीप्लाई 7 बच रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बच रहा है। अब 63 का क्या होता है? 7 9 जा, तो 7 3 जा 21, 23 1 3 जा 63, तो हमने इसका प्राइम फैक्टर कर लिया। अभी स्क्वायर जाके रूट बन गया,
दो 7 में से एक 7 बाहर आ गया, दो 3 में से एक 3 बाहर आ गया, तो ये 21 आ गया। देखो वही चीज आ रही ना जो हमने निकाला था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आंसर की प्रश्न बना के करते हैं ना तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? वैसे ही पूछा नहीं था, ये चीज मैंने आपको अपने आप से बता दी है। ठीक है, चलो अब आगे सुनो। देखिए ये पहले क्वेश्चन हुआ करते थे, ये टॉपिक आपके सिलेबस से कट चुके हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस के हिसाब से ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसने बोला इसके फैक्टराइज करने हैं आपको। देखिए 3x² माइनस 4x माइनस 4। तो आप इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखिए आपको क्या करना है, ये जो पहला नंबर है और ये लास्ट है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो और देखो पावर दो, फिर एक जीरो पावर होनी चाहिए, मतलब x की पावर जीरो वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए ये सबसे छोटी पावर मानी जाती है। तो 2 1 0। ठीक है, तो ये जो दो के साथ जो कॉफिशिएंट है ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 आ गया। अब माइनस करने पे 4 चाहिए, तो 6 2 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, और 4 3 जा 12 होता है। अब इनमें से वो कौन सा पेयर है जो घटाने पर 4 ले आए? ध्यान समझो, घटाने पर 4 चाहिए, तो घटाने पर 4 इसमें आएगा, तो ये 3x² माइनस 6x माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, समझ आ गई? देखो माइनस से घटाने पर 4 चाहिए, तो 6 में 2 के 4 आ जाएंगे। अब ये सेम उतारा, ये सेम उतारा, इसको हमने दो पार्ट में बांट लिया। 3x², अब ब्रैकेट खोल दो, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये दो ग्रुप बन गए। ठीक है, अब इसके टुकड़े कर लो, 3x इसके टुकड़े कर लो, 3 2 जा 6, x 2 के नहीं होंगे, इस तरीके से 4 के 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए। अब देखो इन दोनों में सेम क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें x है, यहाँ क्या बचा x माइनस 2। इस वाले ग्रुप में क्या बचा, दोनों में 2 है, इसमें क्या बचा x माइनस का 2। अब देखो ये दोनों सेम है, x माइनस 2 और ये 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये फैक्टराइज के सिखा दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट। ये टॉपिक तो डिलीटेड है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 83 की पावर दे रखी है यहाँ पे 3, 17 की पावर 3 है, और यहाँ पर 83 की पावर 2 है, माइनस 83 17 प्लस 17 की पावर यहाँ 2 दे रखी है। आप कहेंगे सर इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, आपको यहाँ पे ना आइडेंटिटी लगानी है और आप बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। आप ध्यान देखिए, यहाँ पर दोनों पे 3 लगा हुआ है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? a की क्यूब प्लस b की क्यूब का होता है a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। ये होता है, होता नहीं होता? आप ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि a प्लस b, देख रहे हो? फिर a का स्क्वायर यानी कि 83 पर स्क्वायर, 17 पर स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 83 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अपॉन में आपको क्या करना है, ये नंबर पूरा उतार देना है आपको। सर ये तो ऊपर की तरह सेम आ गया, हाँ है ना? हाँ सेम है, तो बस आगे पीछे लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये और ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी की तरह लिख देंगे, फिर पूरा कट जाएगा। ठीक है, और 83 17 कितने हो गए, यहाँ पे 100 हो गए। ठीक है, और ये सेम उतार दो, 83 की पावर 2, ये आप बीच में लिख दो, 83 मल्टीप्लाई 17, और 17 की पावर 2। ठीक है, ये इस तरीके से अपॉन में 83 की पावर 2 माइनस 83 मल्टीप्लाई 17 प्लस 17 की पावर 2। तो ये पूरा का पूरा
कट गया, तो ये 100 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमने आंसर पूरा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए और में है 99 की पावर 3 दे रखा है, और यहाँ पर बोला गया कि आपको आइडेंटिटी का प्रयोग लगा के यहाँ पे यूज करके इसे दिखाना है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आप देखिए 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ है ना। अब बताइए a माइनस बी के ऊपर जब पावर 3 लगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं यहाँ पर माइनस है तो यहाँ हमेशा माइनस रहता है क्योंकि ये क्यूब वाला है। ठीक है, -3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, समझ में आ गई, ये आइडेंटिटी है। अब आप यहाँ पर देखिए इसे कंपेयर कीजिए, a कितने का आ गया 100, b कितने का आ गया -1। -1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। जो a है वो 100 है, b जो केवल 1 लेंगे क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसलिए माइनस आपको बताया क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, लेकिन अगर ये माइनस का हो जाता है तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab ये नहीं होता, यहाँ प्लस लग जाते क्योंकि पावर 2 लगी हुई है। और जब पावर 3 होती है तो इसमें माइनस लगा रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि a आपको 100 लेना है, b आपको प्लस का 1 लेना है, भले या माइनस हो, आप पुट कर दो बस। a कितना है 100 की पावर 3, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, b कितना है यहाँ पर 1 की पावर 3। ठीक है, -3। a कितना है 100 की पावर 2, b कितना है 1। 3 a कितना है 100 और b कितना है 1 की पावर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, समझ में आ गई कि प्लस क्यों लिया या माइनस क्यों लगाया। ठीक है, अब देखो 100 की पावर 3 है तो 1 2 3 4 5 6, 3 है तो 1 2 3 बार लिख दिया, ये -1 हो गया। ये 3, ये 100 की ओर 2 है तो 1 2 3 4 लिख दिया, फिर यहाँ 3, यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 300 को ऐड कर दो। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 0 और आ गया अभी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपने 1 2 3, यहाँ पे 300 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो वो जुड़ जाते हैं। देखो मैं खुद आपको एक ही चीज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सीख सको, और फिर इसको आपको घटा देना है। ठीक है, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, 10 में 3 का 7, और यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, ओके, ये शायद पीछे छिप गया हो तो दिखाई ना दिया हो। ठीक है, इस तरीके से दोबारा बता देता हूँ। तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 2 0, 10 में से 3 का 7, और यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 में से कुछ भी नहीं है तो 9 का 9 लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया 970299। एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे अगर कई बच्चे ऐसा होता है कि भूल जाते हैं फॉर्मूले को, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 99 की पावर 3 आ गया, 100 की पावर 3 आ गया, या 101 की पावर 3 आ गया, तो कुछ भी है 97 100 आ गया, तो आप इसको सॉल्व कर दो जैसे आपको समझ में आ रहा है, लास्ट में उसको अलग से मल्टीप्लाई में सोल्व करके ना आंसर लिख दो। अगर वो जैसे गलत लग रहा है तो आपको पता लग जाएगा, तो आप आंसर सही लिख दोगे तो आंसर का तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन सी में है। यहाँ पर बोला गया कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करनी है और फैक्टराइज करना है इस नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं अच्छे से बता दूं, ये इस बार आने के भी चांस के ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता बहुत इजी है। ठीक है, और ये इतना टफ नहीं आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन इजी में दिया जाता है।
जो हमने डीओई का प्रैक्टिस पेपर किया था उसमें काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया था और इतना था कि वो हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो आपने अगर प्रैक्टिस पेपर की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। देखिए यहाँ पर ये जो -6 लिखा है ना, तो इसके फैक्टर कौन से हैं? तो ये 1 के टेबल में आता है, हिंदी में गुणनखंड, ठीक है। और ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, और ये 6 के टेबल में आता है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों लेने पड़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि एक इसका सॉल्यूशन है, लेट x इक्वल टू 1, ठीक है। इस फैक्टर मान लेते हैं ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, 0 आ गया ना तो सच में फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह हमें 1 पुट कर देना है। तो जहां पर x है ना, वहां पे हमें 1 को पुट कर देना है, ठीक है। तो 1 की पावर 3 है, 1 हो गया। 1 की पावर 2 है, 1 ही रहेगा। 6 1 जा 6 हो जाएगा। 11 1 जा 11, 6। अब देखो माइनस के 12 हो गए और यहाँ पे प्लस के भी 12 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है ना वो इसका फैक्टर है। तो आप लिखोगे, देखो यहाँ पर हमने 1 लिया था ना, तो इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। हिंदी में लिखेंगे x - 1 px का गुणनखंड है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे। x³ - 6x² प्लस 11x - 6 x - 1। हम और भी फैक्टर निकाल सकते हैं इससे, ठीक है, पर डिवाइड से निकालेंगे, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x की पावर 3 है, x को 3 बार लिख लिया, इस x को 1 बार लिख लिया, ठीक है। देखो सिखा भी रहा हूं मैं, x कट गया, बचा x², यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हमें वो नंबर लिखना है जो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये लिया है। तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट गया। माइनस का 6 और एक यहाँ पे प्लस का, अब ये ना x² प्लस का माना जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 6 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 5x² बचेगा, ये 11x माइनस का 6। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये जैसे डिवाइड से करो तो केवल फैक्टर से करें ना तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे 1 निकाला, ऐसे आप और पुट करते रहो, 3 निकाल दो। पर डिफिकल्टी तब हो जाती है जब जैसे 2 आंसर एक एक ही निकल रहे हो, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ये मतलब है ना। तो ये डिवाइड सही रहता है। अब ये नंबर को यहाँ लिखा, x अपॉन में लिखा, एक x कट गया, बचा माइनस का 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 5x, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कट गया, 11 में से 5 गया, 6 आ गया। तो 6x को अपॉन में लिखा, x यहाँ लिखा, x कट गया, 6 आ गया। पता हम डिवाइड करके पता लगा रहे हैं कि क्या मल्टीप्लाई करें वही आ जाए, ठीक है। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, 6x, 6 को इससे करा माइनस का 6, ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का, दोनों कट गए, ये हो गया 0। देखो हमने यहाँ पर निकाला ना फैक्टर, तो 0 ही रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर है 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा तो हमने गलत करा डिवाइड, ठीक है। अभी हुआ नहीं है। अब इन दोनों नंबर को एक साथ लिखना पड़ेगा, x - 1 और x² - 5x + 6। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे नाउ। अब फैक्टर कैसे करेंगे, इसके एक मानेंगे, अभी करवाया था ना ऐसे क्वेश्चन। 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, प्लस करने में 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये कट गया। x² माइनस ये ब्रैकेट लगाओ प्लस 6, देखो ये सारा सेम, इसको नहीं उतारा बस, बाकी सारा सेम उतार दिया। तो यहाँ पे 3 और 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 3x + 2x, ओके। x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का तो माइनस का 2x + 6, ये दो ग्रुप बन गए। तो इसमें सेम क्या है, ऐसे इसके टुकड़े कर लो, x 3x माइनस का 2x, 6 का क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये दो ग्रुप बन गए।
इसमें सेम क्या है, इसमें x है दोनों में, x -3 आ गया, दोनों में क्या है 2 कॉमन है, 2 आ गया, x -3 आ गया। पता है 3 क्यों आया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब दोनों में सेम है ना, ये इसको एक बार लिख लिया और x -2 आ गया। तो इस तरीके से हम लिख देंगे देयरफॉर, देखो एक हमने पहले निकाल लिया था, दो हमने और निकाले, तो तीनों को लिख देंगे अब x -1 x -2 x -3। ये नहीं कि हर बार 1 2 3 आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। हो सकता है x -1 दो बार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए 12th क्वेश्चन है, तो ये 12th क्वेश्चन मैंने कर रखा है, मैं इसी में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ना आपकी बुक का क्वेश्चन है और ये फिगर है। देखो यहाँ पर फिगर बना के नहीं दी गई, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। यानी कि यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास के साथ समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर है। पहले हिंदी में सुन लो, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल की दो यहाँ पे कोण दे रखी हैं और कह रहा है वो दोनों कोण बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ये जो जीवाएं है ना, ये बराबर है, हमें सिद्ध करना है। कह रहा है इनके इस कोण से एक डायमीटर जा रहा है, व्यास जा रहा है। तो ये कह रहा है कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, ये गिवन है। तो प्रूव करो कि दोनों जो जीवाएं हैं ना ये बराबर होंगी। इंग्लिश में कह रहा है कि जैसे एक सर्कल है, इसमें दो कोण हैं, दोनों आपस में दूसरे को काट रही हैं। ये कह रहा है इनके जहां पे काट रही है ना, वहां से एक लाइन जा रही है जो डायमीटर है, ये ओ मान लो डायमीटर है। तो कह रहे ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के बराबर है ना, तो प्रूव करो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर बना देंगे। अब क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा कि हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये जो दोनों इक्वल है। अब आप खुद सोचो, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो कोण जा रही हैं और उनके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये कोण भी इक्वल होती हैं। ऐसे ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये लाइन और ये लाइन पूरी इक्वल हो जाएंगी, हम सीधा डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी यही किया गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर पहले हिंदी में देख लो, फिर ये इंग्लिश में किया हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया कि ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो ई पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, पी क्यू एक व्यास है, ये एक व्यास है, और हमें यह भी गिवन है कि ओ ई एल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल है। मैंने अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों में कंफ्यूजन ना हो ना। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, क्योंकि जब मैं अभी पहले क्वेश्चन करवा रहा था उसमें हिंदी इंग्लिश इकट्ठा लिखा जा रहा था, तो मैंने कहा हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो, है ना। अब हमने रचना क्या कर दी, हमने क्या करा, हमने ये इस पे 90 डिग्री की लाइन डाल दी, ये इस पे 90 डिग्री की डाल दी। ठीक है, और उपपत्ति यहां पर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, कॉन्ग्रुएंट क्या कर दिया हमने, देखो बहुत आसान है। ये वाला एंगल इसके इक्वल ही हमें गिवन है, अगर ये लाइन ना होती दो ट्रायंगल ना बनते, है ना। ये लाइन कॉमन आ गई, और ये भी 90 ये भी 90 है। ठीक है, तो ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये कौन सा रूल हो गया, ए। ठीक है, ए, और यहाँ पर एक और एंगल ए और फिर साइड हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, ए एस हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए एस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एस लिखेंगे। ओके, क्लियर हो गया, क्योंकि देखो हमने एंगल एंगल साइड लिया ना, इसलिए
उसके बाद हमने लिख दिया कि भाई CP/CT से ये दोनों बराबर होंगे, कौन, ये और ये बराबर होंगे, और ये जब दोनों बराबर है तो ये दोनों भी कोड भी बराबर होंगे। हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, ये हिंदी में। क्लियर हो गया? अब इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, यहाँ पर क्या बताया गया। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये फिगर बना रखी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया गिवन। क्या गिवन है कि AB और CD जो है दो कोड्स हैं, ये दोनों के दोनों कोड्स हैं, और बाइसेक्ट कर रही एक दूसरे को एट E पर, यहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरसेक्ट लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, और मैंने हिंदी में तो काट दी, लिखा है इंग्लिश में इंटरसेक्टर। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। वैसे ये भी दोनों ना इक्वली आएंगे, बाइसेक्ट भी करती हैं, वो अलग क्वेश्चन है ना। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये बोला कि कोड इक्वल करनी है। ओके ओके, तो उसमें भी इतना ही करना होता है, फिर थोड़ा और ऐड हो जाता है उसमें। अगर बाइसेक्ट वाला क्वेश्चन वो टू प्रूफ में आ जाता है। तो PQ एक डायमीटर है, ये हमें डायमीटर दे रखे हैं, और OEL बराबर OEM है, तो OEM ये हमें दे रखा है बराबर। फिर हमने टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ये वाली कोड और ये वाली कोड दोनों के आपस में बराबर है। कंस्ट्रक्शन क्या कर दी, ये 90 बना ली, 90 बना ली, ये लिख दिया। फिर प्रूफ में क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। ये लाइन क्या है, कॉमन हो गई, ये दोनों इक्वल है, गिवन है, ये भी 90 ये भी 90 है, तो दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, ये देखो आप 90 के हो गए, और ये गिवन हो गया, ये कॉमन कर दिया और कॉमन हो गया। कौन से फॉर्मूले से हुआ, ये देखो एंगल, एंगल साइड लिया। ठीक है, ये मैं सोचता कि 90 तो RHS हो जाएगा। RHS तब होता है जब किसी हम ट्रायंगल में जैसे 90 का बना रहे हैं, तो वो हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड लेते हैं, तब RHS होता है। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम OL बराबर OM CP/CD लिख देंगे। अगर जैसे आपको याद रखना है कि एक सर्कल में अगर कोड की डिस्टेंस इक्वल होती है तो कोड भी इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार नए बनकर भी आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा है कि आपको ACD ये वाला एंगल और BED ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को टोटल बताना है कितना होगा। देखो एक बात बताऊं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और हमें पता नहीं लग रहा क्या होगा, तो आप D से थोड़ा जो है ना आईडी लगा के टोटल करके लगभग में लिख भी सकते हैं, क्या पता वो ठीक हो जाए। ठीक है, मेरे बात समझ रहे हैं ना। या अगर आपको ऐसी वैल्यू निकाल रहे तो आप D से माप के देखो कि उसके आसपास आ रही है, तो वो सही हो सकता है। बाकी मैं तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये पूरा सर्कल दे रखा है। वैसे एग्जाम में ना ये पूरा सर्कल ना बन के आधा सर्कल ही बना हुआ आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्या ये डायमीटर है। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, और यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो हमने इनको मिला दिया। ठीक है, ये आधा बना हुआ आया। ठीक है, ये इतना वाला इतना बन के आया, तो आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना। ठीक है, अगर आ जाए तो एग्जाम में CD। अब हमसे जो पूछा गया, देखो यहाँ पर हमें मान निकालना है, तो गिवन टू प्रूफ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर ये इंग्लिश में मेंशन किया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना साइक्लिक क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी को लगाएंगे। ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करा, ज्वाइन करा AE को, हिंदी में AE को जोड़ा। अब ध्यान से देखिए, जब किसी सर्कल में चार कोनों को मिला के अगर हम कोई भी क्वाड्रेटर बनाते तो उसका आमने सामने का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो आपको पता है मैंने ये लाइन क्यों जोड़ी,
क्योंकि हमें लाना क्या है, हमें ए सी डी चाहिए, तो ए सी डी ये चाहिए, और हमें चाहिए बी डी, तो बी ई डी ये पूरा चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यही लाइन डालूंगा तो ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा हम किसी और तरीके से कवर करेंगे, और हम इजीली निकाल देंगे आंसर। अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है तो उसी पर कंसंट्रेशन करो जिसकी बात उसने करी है, ठीक है। तो हम यहां लिख रहे हैं ए सी डी प्लस डी ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पूरा लिख लेना, हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ओके। अब आपको पता है ये कितने का होगा, ये वाला आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब कोई डायमीटर से हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं और अगर वो सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है तो वो हमेशा 90 का होता है। तो ये कितने का होगा, 90 का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ई बी 90 का होगा। क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। हिंदी में लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। बस अब हमें क्या निकालना था, हमें ये और ये पूरा चाहिए था, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, ठीक है। सुन रहे थे मेरी बात। तो ए सी डी प्लस डी ई ए प्लस ए ई बी, हमने लेफ्ट वाला जोड़ा तो राइट में भी जुड़ जाएगा, 180 प्लस 90। तो ए सी डी और इन दोनों को जोड़ो, डी ई ए और बी ई ए, पूरा क्या बन गया, डी ई बी बन गया या बी डी बन गया, जो आप लिखना चाहो, क्योंकि यहाँ बी डी लिखे वही नाम लिख देंगे। तो ए सी डी यहाँ आ गया और इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सेम है, कट गया, या एक बार लिख दिया, ठीक है। ये दोनों का जो कॉमन वर्ड है वो देखो, क्या लिखा, डी ई ए और ए ई बी, तो क्या बन गया, बी ई डी, ठीक है, बी ई डी बन गया। तो इक्वल टू में इसको जोड़ो कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया, तो आंसर आ गया। यही तो निकालना था हमें, इसे मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ आपको, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको शीट्स पे करा देता हूँ, शीट्स में लाया हुआ। देखिए ये केस स्टडी के रूप में दे रखा है, इससे बोला है कि आप देखिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन अ पैराग्राम बी फॉर्म बाय यूजिंग पेपर फोल्डिंग। तो ये कह रहा है कि पेपर फोल्डिंग का उपयोग करके समांतर चतुर्भुज कैसे बनाया जा सकता है। अब बोलोगे जब हम पेपर को इस प्रकार से मोड़े कि उसका जो एक तरफ की जो साइड्स है ना वो दूसरे तरफ की साइड के इक्वल हो जाए। जैसे इतना हिस्सा जो ले रहे हैं ना, वन साइड का जो ले रहे हैं वो दूसरे से जो अटैच करेंगे ना वो उसके करस्पॉन्डिंग हो, मतलब ये इसके इक्वल हो, तो अपने आप ही पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये आपको लिख देना है अपनी लैंग्वेज में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। फिर अगर प्रूव करके दिखाओ कि ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये जो है पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, थर्ड पार्ट है, देखो गिवन टू प्रूफ तो आप लिख ही लोगे, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम यहाँ पे इन्होंने बोला है, और ये जो है ना हम मिड पॉइंट मानेंगे इसको, ठीक है। क्या मानेंगे, मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग बोला गया ना, तो हम इसे मिड पॉइंट से लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ सकता है। मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं कि अगर ट्रायंगल की दो साइड है और दो साइड पर मिड पॉइंट है, और उन मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो जो तीसरी साइड है ना ट्रायंगल की, वो साइड उन मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी और आधी होगी। जैसे अगर ये 100 है
तो ये 50 का होगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी ये करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, मैं प्रूफ में कर रहा हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। पहले मैं इंग्लिश में करवाता हूँ, ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं तो आप पहले लिखोगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। आप लिखोगे एस एंड आर, एस एंड आर द मिड पॉइंट। अगर फिगर बनी है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती हमें। ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो। तो ये और ये दोनों एक ट्राइंगल की दो साइड की मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जो लाइन बन रही है तो वो इससे क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो एस एंड आर द मिड पॉइंट। ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। सो जो एस आर है ना, वो पैरेलल होगा बी डी के। ठीक है, और एंड एस आर आधा होगा बी डी का, या लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद अब ये ट्राइंगल लेंगे ऊपर वाला, इन ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ए डी लेंगे तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी। ए बी और ए डी के मिड पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, और मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू है जो पैरेलल हो जाएगा बी डी के, और पी क्यू जो है वो आधा हो जाएगा बी डी का। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर आमने सामने की साइड पैरेलल भी और बराबर भी तो उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड से क्या बोलोगे आप, देखो ध्यान से देखो, ये भी पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो बीडी बीडी कट गया, तो ये आ गया बराबर पैरेलल। तो पी क्यू पैरेलल किसके आ गया, एस आर के आ गया। ओके, ऐसे ही फ्रॉम सेकंड और फोर्थ कर देंगे हम, सेकंड फोर्थ। तो देखो एस आर आधा है बीडी का और पी क्यू भी आधा है बीडी का, तो एस और पी क्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, या पी क्यू बराबर एस आर भी लिख सकते हो। अब देखो, आपने ये थ्योरम भी पढ़ी होगी, जब किसी भी फिगर में दो आमने सामने की साइड्स पैरेलल है और इक्वल है तो उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो खुद सोचो ना, अगर आमने सामने की साइड इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई, तो जो दूसरी यहाँ पे पॉइंट्स हम जोड़ेंगे वो भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए वो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये हमने इसे मान लिया फिफ्थ, इसे मान लिया सिक्स। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हिंदी वाले फटाफट देख लो। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वीडियो पूरी हो चुकी है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और आप सबको नमस्ते, बाकी हिंदी मीडियम वाले देख लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करके जाना, और हिंदी वाले देख लो। यहाँ पर जो है ना, इसने समांतर चतुर्भुज यहाँ पे इसने बोला सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे दिया है, फिर है सिद्ध करना है। ठीक है, फिर उपपत्ति पे आ जाएंगे। ठीक है,
उपपत्ति में आप क्या लिखोगे, ये जो त्रिभुज है ना बी सी डी, तो त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में आप लिखोगे एस तथा आर। देखो एस किसका मध्य बिंदु है, बी सी का, और आर किसका मध्य बिंदु है, सी डी का। मध्य बिंदु है, और अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब पता है क्या होगा, कि ये वाली जो लाइन है वो इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो एस आर और आधा भी होगा बीडी का, ठीक है, आधा भी होगा, और एस आर जो है वो समांतर भी होगी बीडी के, ठीक है। आप कोई भी आगे पिछली स्थिति से फर्स्ट मान लेंगे तो सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, हिंदी में चलो लिखते पूरा, इन ट्राइंगल बी ए डी में, ठीक है, बी त्रिभुज बी ए डी में। अब देखो बी ए डी में पी और क्यू है, तो लिखोगे पी तथा क्यू। अब पी किसका, ए बी का, और जो क्यू है वो किसका, एडी का, एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पी क्यू है वो समांतर होगा बीडी के, और पी क्यू जो है वो आधा हो जाएगा बीडी का, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। और ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, हमें लिखना पड़ेगा मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, ठीक है। यहां पर भी लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब खुद सोचो, एस आर इसका भी आधा है और पी को भी इसी का आधा है, तो दोनों क्या हो गए बराबर, ऐसी एस आर इसके पैरेलल है और पी को इसके पैरेलल है, तो बीडी बीडी कट गए तो ये भी पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ से क्या आ गया, समीकरण फर्स्ट और फोर्थ से, तो दोनों आधे आधे हैं, तो ऐसा समांतर बराबर हो गया पी क्यू के, और समीकरण सेकंड और थर्ड से एस आर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है। समझ में आ गई, ये एस आर पी क्यू के, एस आर पी क्यू के हो गया, और ऐसे एस आर पी क्यू के हो गया पैरेलल भी, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि इस समांतर चतुर्भुज में अगर आमने सामने की दोनों साइड बराबर और समांतर हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो दूसरी साइड को मिलाएंगे ना उसका गैप भी बराबर होगा और वो पैरेलल ही होंगे, इसलिए वो पैरेललोग्राम ही बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं, इसको हम सिक्स मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फिफ्थ और सिक्स से पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जैसे अब मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से बना है और ये आ गया, और यहाँ पे यू लाइन की जगह यू लाइन आ गई, ठीक है, यू बन गया, तो भी आपको वही सेम करना है, ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो क्वेश्चन पेपर को घुमा लेना, फिर वो वैसे ही बन जाएगा जैसा आप चाहते थे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, 3-3 घंटे की वीडियो थे, अब वो भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।